ओके। सो गाइस हेलो, ट्राई करते हैं दूसरा टॉपिक सीजन सेक्शन। साइड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मुझे पता नाइट का टाइम है, कोई बात नहीं, लेट्स फोकस। सो बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सी सेक्शन की। इससे पहले मान पोजीशन वगैरह सब देख लिया था। तो क्लासिकल जो सी सेक्शन होता है, दूसरा लोअर सेगमेंटल होता है, ठीक है। मोस्टली अपना लोअर सेगमेंटल करते हैं। इसमें इंसिजन अपन क्या करते हैं, अपर यूट्राइन सेगमेंट पर डाल रहे होते हैं, जिसको सेंगर इंसिजन बोलते हैं। यहाँ पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, दो तरीके से होता है। तो नीचे से जैसे बोलते हैं कर्ल इंसिजन, और एक ये वाला होता है जिसे बोला जाता है कोरिंग डी लाइन इंसिजन। ये अनकॉमन होता है ज़्यादातर। बात करते हैं यहाँ पे, देखो अपर सेगमेंट थिक होता है तो आपको डिसएडवांटेज क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ज़्यादा होगा ना, रिपेयर होना मुश्किल होगा, हीलिंग अच्छे से नहीं होगी, और रैप्चर के चांस होंगे 4 से लेकर 9। ये सब कुछ यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को लोअर ट्रांसफर इंसिजन है ना, वो अपन कर्वीलिनियर ये ज़्यादातर देते हैं मोस्ट कॉमनली। स्ट्रेच ये लेबर के टाइम पे स्ट्रेच कर जाता है, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है रिलेटिवली, तो ब्लीडिंग भी यहाँ पर कम होगा, रिपेयर भी आसानी से, हीलिंग बेटर होती है, और चांस ऑफ रैप्चर बहुत कम हो गया सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अब जो भी ऑलमोस्ट जो भी केसेस होते हैं ना LACS के अंदर, सभी केसेस के अंदर LACS मोस्टली करते रहते हैं। अब बात करते हैं वेजाइनल VABC, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आएगा। वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सीजरियन सेक्शन या फिर ट्रायल ऑफ स्कार। तो ये कब करते हैं, जब LACS का इंडिकेशन अदर देन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के अलावा और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो ना LACS का, तब अपन VBAC में जाओ। इसके अलावा दूसरे केस में कब करते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री हो 1 हो या 2 हो, बट अगर 3 हिस्ट्री है तो फिर सीरियसन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिकल जो सीजरियन सेक्शन था ना, उसके अंदर अगर मान लो एक भी हिस्ट्री रही है प्रीवियस की क्लासिकल सीजरियन सेक्शन की, तब अपन को फिर सीजरियन सेक्शन करेंगे, BABC ट्राई नहीं करना है। अब बात करते हैं इंडिकेशन की। तो क्लासिकल करने की, अब क्लासिकल थोड़ा सा देख लो, बाकी तो आपको पता ही है नॉर्मली कि कैसे करते हैं नॉर्मल LACS, बट क्लासिकल कब करते हैं, जब अपन को लोअर सेगमेंट अपना एक्सेस करना डिफिकल्ट है, जैसे कि यूट्राई सेगमेंट एडहेयर करके ब्लैडर से, तब नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सीवियरली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है, और कैंसर सर्विक्स है, तब नीचे सब कट नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। मॉर्बिडिटी, दूसरा डी पॉइंट यहाँ पे होता है कि लोअर सेगमेंट के साथ में प्लेसेंटा प्रीविया की मॉर्बिडिटी है। भाई प्लेसेंटा प्रीविया नीचे है तो कट लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, सडनली ब्लीड करना शुरू हो जाएगा। दूसरा, लोअर सेगमेंट फॉर्म्ड नहीं हुआ हो, अर्ली प्रीटर्म सीजन सेक्शन हो, अर्ली प्रीटर्म सीजन है ये, और डिलीवर कैसे करें, जब ट्रांसफर लाइन हो ना तब भी डिलीवर करते हैं, मिड लाइन इंसिजन बेटर रहेगा, ठीक है, देन नीचे देने से। अब बात करते हैं ये जो कैरिक इंसिजन है ना, अपन ये देखा था कैरिक इंसिजन, ये देखिए ये वाला अपन देखा था कैरिक इंसिजन, इसके बारे में देख लेते हैं। सो ये कब ट्राई करेंगे, जब अपन को कंस्ट्रक्शन रिंग्स नजर आएंगे, ठीक है। पहले तो अपन ने GA करके देख लिया, GA दे दिया, उसके बाद रिवर्स कर दिया, उसके बाद किया कंस्ट्रक्शन रिंग वो रखे ना, तो चांस फॉर रैप्चर यहाँ पे 1 से 7% होते हैं। VABC ट्राई नहीं करना है, ये ब्लैडर इंजरी कर सकता है अगर इंसिजन एक्सटेंड हो गया तो, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली करा नहीं जाता, बट अगर प्रॉब्लम है तो कर लेंगे। एनेस्थीसिया और रॉबर्टसन क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं T4 में। इंडिकेशन क्या है जनरल एनेस्थीसिया का, भाई स्पाइनल देना है, बट जनरल कब दे सकते हैं, जब सीवियर फीटल डिस्ट्रेस हो, ठीक है, हार्ट कंडीशन हो, इंट्राकार्डिक HOCM, या फिर इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हो, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया दे दो। बट अगर इन सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर अगर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इंडिकेशन की, जनरल एनेस्थीसिया की। तो एक तो अपना ये देख लिया सीवियर डिस्ट्रेस, इसके अलावा हार्ट कंडीशन, इसके अलावा सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो, अगर यूरिनरी ब्लैडर, अम्बिलिकल ब्लैडर के अंदर अपन को सिस्टोलिक एब्सेंट सिस्टोलिक दिखने का मिल रहा है ना एंड फ्लो, तो उसी सेक्शन अगर 34 वीक में करेंगे। अगर रिवर्स भी आ गया तो फिर 32 में करो, मतलब पहले करना पड़ेगा ना, अंडर GA। अब एक टॉपिक है जो PYQ प्रीवियस में आया हुआ है, वो रॉबसन क्लासिफिकेशन को लेकर है, ठीक है। ये कब करते हैं, जब सी सेक्शन कॉमन होता है, कौन सी कैटेगरी देखने के लिए, ठीक है, कौन सी कैटेगरी फीमेल के अंदर कौन सा कॉमन होता है। ये ग्रेडिंग है ना, पूरे पेपर में आता है, 10 पॉइंट्स हैं, 5 पैरामीटर होते हैं। तो पैरिटी देखो, प्राइमरी एरिडा, मल्टीपल एरिडा, इसमें भी प्रीवियस हिस्ट्री है कि नहीं है वो देखो, जैसे देखो टर्म प्रीटर्म, ये सब देखो, लाई कौन सा है, फीटर्स देखो कितने हैं, और स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड है। अब इसको देखो, ये 10 पैरामीटर दे रखे हैं बहुत तगड़े वाले, इसको याद करने तरीका बनाया मैंने, एग्जाम पे आया तो इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रेड 1 के अंदर आपको सब नॉर्मल कंडीशन है, सिंगल को प्राइमरी एरिडा है, टर्म भी है, सेफेलिक कंडीशन भी है, सिंगल फिटनेस भी, स्पॉन्टेनियस भी है। और सेकंड ग्रुप के अंदर अपना यहाँ पे इंड्यूस्ड हो गया, फ़र्क इतना ही है। अब आया अपना मल्टीग्रेड पे आ गए, तो मल्टीग्रेड में अगर मान लो अब अपन को 3-4 ग्रुप में क्या हो रहा है, विथआउट हिस्ट्री ऑफ सीरियस एक्शन है, ठीक है, दोनों के अंदर, बट अगेन फिर स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड का फ़र्क हो गया। 5th ग्रुप के अंदर विथ हिस्ट्री ऑफ सीरियस एक्शन है, बाकी सब नॉन, जो मतलब जो बाकी सब कुछ भी हो।
6 ग्रुप में अगर प्राइमरी ग्रेविटा है बट ब्रीच के साथ में, 7 के अंदर मल्टी ग्रेविटा विद ब्रीच। अभी ब्रीच को देखेंगे अपन 6-7 ग्रुप के अंदर। एंड यहाँ पे अपन देखेंगे प्रीटर्म, यहाँ पे एक्चुअल में देखना किसको, मल्टीपिटल, फिर ट्रांसफर है, फिर प्रीटर्म है। इस तरीके से ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। यहाँ पे अपन इन कंडीशन के अंदर अपन जनरली CS करना जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो टाइप ऑफ सीजन सेक्शन और स्टेप्स वगैरह हैं, ये थोड़े से पढ़ना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फटाफट देखने को सिखाएंगे। भाई सीजन ऑपरेशन जा रहे हैं उससे पहले कंसेंट लो, फॉलिस कैथेटराइज करो, एंटीबायोटिक दो, इलेक्टिव है तो 30 मिनट पहले, एमरजेंसी तो करो, सेफेलोस्पोरिन दो, सेफेजोलिन देते हैं अपन, बीटा लैक्टम देते हैं, अगर एलर्जिक फीमेल है तो क्लिंडामाइसिन और डेंटामाइसिन दो। और अगर मान लो अपन को सिंगल डोज, जनरली सिंगल डोज चाहिए पड़ता है, बट अगर मान लो ब्लड अगर लॉस 15 से ज़्यादा हो गया एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी 3 आवर ज़्यादा है तो अपन को फिर पोस्ट ऑपरेटिव चलाना पड़ेगा। आप शेविंग करना ज़रूरी नहीं होता है, रिकमेंड नहीं करते हैं। पोजीशन की बात करें पेशेंट को तो मैं देखो ये PYQ प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर पहले जो नीट के पेपर में, एम्स के पेपर में आया हुआ है, आपको सुपाइन रखना है, 15% लेफ्ट टिल्ट करना है, ठीक है, ताकि अपना जो इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर हाइपोटेंशन सिंड्रोम ना हो, ठीक है। वेज रख दो, नीचे तकिया लगाना तो राइट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। और अब इंसिजन देखो 2 तरीके से होता है, ये प्यूबिक सिम्पाइस के 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये तो अपना फ्लैंकिस्टल इंसिजन हो गया, ये मिड लाइन हो गया, दोनों बार पढ़ लेते हैं। पहला इंसिजन अपन स्किन इंसिजन में मिड लाइन देंगे या फिर लोअर ट्रांसफर जैसे अपन बोलते हैं फ्लैंकिस्टल, ओके। सो प्रिफर्ड 2 सेंटीमीटर अबव प्यूबिक सिम्पाइस करते हैं, लैंडमार्क जस्ट प्यूबिक हेयर लाइन को लैंडमार्क मार के चल लो। एंड ये मसल्स आप देख लेना, अभी आगे काम आएगी। तो मसल देखो बाहर की तरफ एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक होता है, देन ट्रांसवर्स मसल्स होती है, उसके बाद रेक्टस फेसियल रेक्टस हो गया और रेक्टस मसल हो गई जो कि बिलो एंटी रेक्टस शीट होती है, ठीक है। एंड फेसियल ट्रांसवर्स अपना जितने क्या होता है, ये तो तीनों मसल है ना, ये मिलकर अपना एपोन्यूरोसिस बना देती है और रेक्टस शीट बनाती है। अब रेक्टस शीट के बारे में बात करें, वही बताया मैंने, तीनों मसल मिलकर अपने बना रही है रेक्टस शीट, ओके। 2 लेविला होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर, और इसके अंदर एक्चुअल में रेक्टस शीट के अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टरी जाती है। तो इसके बेस में थोड़ा सा कट कहाँ लगाना है तो इसके बारे में पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे अबाव आर्कुलेट लाइन होती है ना, आर्कुलेट लाइन एक्चुअल में होता क्या है, प्यूबिक सिम्पाइसिस और जो अम्बलाइकस है उसका जो मिड पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं। तो आर्कुलेट लाइन इसके ऊपर की तरफ क्या होगा कि इन्फीरियर ऑब्लिक का पोस्टीरियर पार्ट और टी है, ये रेक्टस के नीचे होंगे और इसके ऊपर वाले बाकी हो गए। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फेसियल ट्रांसफर से पेरिटोनियम्स, बाकी सारी अपनी जो मसल्स है ना ऊपर आ गई, ठीक है, बिलो आर्कुलेट के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ मेंशन कर रखी है, ठीक है, यही देख लीजिए मेंशन करके, मतलब सब कुछ ये इसके नीचे नीचे आ रहा है, ओके। अब बात करते हैं फ्रेंस्टल इंसिजन की। तो मैंने बताया ना नीचे से अपन कट दे रहे थे 2 सेंटीमीटर और प्यूबिक सिम्पाइस से, तो एंटी रेक्टस शीट अपन थिक होती है, उसके बाद अपन रेक्टस मसल काटते हैं, उसके बाद पोस्टीरियर रेक्टस शीट काटते हैं, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाते हैं। अब देखो नर्व्स देखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नर्व सप्लाई। तो नर्व की सप्लाई इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से हो रही है नर्व्स की सप्लाई ट्रांसवर्सली। तो मिड लाइन इंसिजन देंगे तो कट नहीं हो पाएगी, ठीक है, बट फ्लैंकिट से देंगे तो अगर मान लो एक्सटेंड ज़्यादा नहीं किया ना अपन ने तो कट होने चांस कम है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल के अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर होती है, मिड लाइन इंसिजन के अंदर बहुत कम चांस होता है क्योंकि साइड से आती है ना, तो वेरी रिलेटेड चांस होता है, बट फ्रेंस्टल के अंदर ज़्यादा चांस होते हैं अगर अपने और हाई लेवल पे दे दिया इस तरीके से कट, ठीक है। बात करते हैं इंग्वाइनल और एलियोहाइपोगैस्ट्रिक, जल्दी से देखेंगे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं खास। सेंसरी नर्व होती है, दोनों परफोरेट करती है रेक्टस शीथ को, ठीक है, सप्लाई करती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और स्किन को। हाइपोगैस्ट्रिक है वो सप्लाई करती है प्यूबिक सुप्रा प्यूबिक एरिया को, ठीक है, और इंग्वाइनल होती है ये अपना सप्लाई करती है इन वाले एरियाज के अंदर, ठीक है, सप्लाई करती है, ओके। इंग्वाइनल कैनाल को जाके सुपरफिशियल रिंग के थ्रू जाके, तो ये इंग्वाइनल तभी तो बोला गया है। सुपीरियर राइट थाई को भी सप्लाई करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर देंगे ना अपन लिटरली तो यहाँ पे इंजरी होने चांस होते हैं अगर ज़्यादा साइड में चले गए, लिटरली साइड में चले गए। एंड और फीमेल के अंदर यहाँ पे जो एरियाज जो कट होगी ना उसके आसपास के एरिया उड़ जाएंगे। तो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया इलिंग्वाइनल का एरिया, तो जितना आप साइड में जाओगे ना दिक्कत दे सकती है, ओके। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देखो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक में ये जो अपनी आर्टरी है ना, ये अपनी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पर अपना फ्लैंकेस्टेन दे रहे हैं, कट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में इसी के बारे में लिखा हुआ है। अगर अपन को कट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रेक्टस मसल कट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगी। इसी दिन अगर रेक्टस शीथ में अपन को
देते हैं ना, वो हमेशा लोअर डाउन देना पड़ता है ताकि फिर एपिलेप्सी नहीं घटे। बताया ना साइड से निकल रही थी। एंड अगर इंजर हो जाती है तो हेमाटोमा भी कर सकता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। अब दोनों का फ़र्क देख लेते हैं। कॉस्मेटिकली बेटर फ्लैंगिस्टन होती है तो नीचे वाले कट मारेंगे, क्विकली होती है, मोर एजो कर जाती है, लेस एडवांटेज है, बट कॉस्मेटिक कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ एडवांटेज है, बट दिक्कत यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ट्रेंड आदमी होगा ना तब करेगा ना, तो कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ज़्यादा है। अब स्टेप्स पे आ जाते हैं। स्टेप्स उसके बाद थोड़ा सा एक BBAC के बारे में है और इम्पेंडिंग रैप्चर के बारे में है। तो बात करते हैं यहाँ पे अपन स्टेप्स के लिए। वीडियो थोड़ा देखो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्किन कट किया, सबक्यूटेनियस टिश्यू कट किया, फिर रेक्टस शीथ पे आ गए। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे तो, थिंक समवेयर कुछ बेटर हो तो। या लुक दिस, तो दिस डायग्राम थोड़ा सा अपन को बेसिक ओवरव्यू बना लेते हैं, उसके बाद अपन इसे देखेंगे। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, रेक्टस शीथ, रेक्टस मसल, पेरिटोनियम, देन ब्लैडर फैब, यूट्राइन इंसिजन, एमनियोटिक सैक और ये सब आ गया प्लेसेंटा। ठीक है कंप्लीट। तो इसको थोड़ा समझना आसान हो गया। अब आपको डायग्राम अगर आप देख लिया है तो यहाँ पे अपन ने फ्लैंगिस्टन स्किन दिया 2 सेंटीमीटर अबाव, सबक्यूटेनियस टिश्यू को कट कर लिया, फिर एंटी रेक्टस शीथ अपने वहाँ डायग्राम में देखा था, स्मॉल इंसिजन लिया, उसके बाद फिंगर से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, बैक एंड जो स्कैल्पल है वो सेपरेट कर देता है शीथ को रेक्टस एब्डोमिनस से। फिर रेक्टस एब्डोमिनस मसल बताया था ना, वहाँ पे शीथ के बाद मसल आ रही थी, इसको कट करने की जरूरत नहीं होती है। मिड लाइन एपिनोरस में अटैच होती है ना शीथ से, तो अपन को मिड लाइन एपिनोरस ही कट कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होता है, यहाँ पे ट्रांसफर फैसिल ईजिली सेपरेट कर जाते हैं फिंगर के द्वारा। पैराइटल पेरिटोनियम को कट करते हैं थोड़ा सा अपन लिटिल हाई। ठीक है, उसके बाद ब्लैडर, मैंने बताया ना यहाँ पे ब्लैडर डायग्राम के अंदर ब्लैडर था, ब्लैडर किया, विसरल पेरिटोनियम में गए, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू को, जैसे ये रहा ना लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू, उसको आइडेंटिफाई किया, लिफ्ट किया, उसके बाद कट मार इंसिजन कर दिया। तो अपन अब निकल गए, मतलब पेरिटोनियम के पीछे आ गए रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, ज़्यादा लेटरली मत जाना, यूट्राइन वेसल्स रैप्चर हो सकती है। फिर अब आ गया अपन यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, तो स्मॉल इंसिजन देंगे कैल्कुल से, इस फिंगर पुट करेंगे, एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि इंजरी कम हो बेबी की। एक्सटेंड करना है, लेटर ज़्यादा नहीं जाना, वही वेसल वगैरह इंजरी हो जाएगी। एक्सटर्नल यूट्राइन अपन इंसिजन देते हैं ओनली विथ फिंगर के साथ में, मतलब अंदर उंगली लगा के बाहर से कट करना है ऐसे सिंपली। अब बात करते हैं हेड ऑफ बेबी विजिबल है, अगर तो रिमूव रिट्रैक्टर रिमूव कर दो, डिलीवर करो हेड को पहले हमेशा फ्लेक्शन पोजीशन के अंदर। ठीक है, फंडल प्रेशर अपन लगाएंगे, ये अपन को हेल्प करेगा फाइनल डिसेंट के अंदर फंडल प्रेशर लगाने से। कॉर्ड अगर दिख रही है अराउंड नेक तो पहले कॉर्ड रिमूव करो, देन डिलीवरी ऑफ हेड करो। हेड ऑफ बेबी डिलीवर हो जाएगा तो फिर शोल्डर करेंगे, फिर अपना पोस्टीरियर शोल्डर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी पूरी हो जाएगी। अब थर्ड स्टेज होती है ना, यहाँ पे सेम होती है सी सेक्शन और वेजाइनल सेक्शन में, मतलब डिलेट गेट कॉपिंग, प्लेसेंटा रिमूव करो कंट्रोल ट्रैक्शन से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नीट में कहीं पे आया हुआ है क्वेश्चन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन दो, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए, उसके बाद बेबी को हैंड ओवर कर दो। जब क्लोजिंग कैसे करते हैं, अभी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट आ गया। तो पहली बात यूट्रस को एंगल से होल्ड करो, इन इंस्ट्रूमेंट से क्लोज करो यूट्राइन इंसिजन को, सिंगल लेयर डबल लेयर, सिंगल लेयर क्विकली होती है कंटिन्यूस फीचर में। उसके बाद स्पॉन्ज का इंस्ट्रूमेंट काउंट वगैरह सब कर लो, फील्ड क्लियर कर दो, इमोशनल कर दो, सक्शन वगैरह सब क्लीन कर दो। उसके बाद ट्यूब चेक करो और ओवरीज फाइन है वो चेक करो। क्लोजर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पेरिटोनियम क्लोज किया, ठीक है, ताकि अपना आइडेशन के काम हो। और रेक्टस एब्डोमिनस मसल कर दी, ये एक्चुअल में नॉट क्लोज, हाँ सॉरी ये नहीं करते क्लोज ना सबक्यूटेनियस टिश्यू को, ओनली रेक्टस शीथ को करते हैं। सिमिलरली अभी पहले अपन ने मसल को थोड़ा कट कर रहे थे अपन। स्किन की बात करें यहाँ पे इंटरप्टेड या फिर सबक्यूटेनियस सुचर या फिर स्टेपलर यूज़ करते हैं। इसके अलावा वेजाइनल टॉयलेटिंग करवाते हैं, मतलब लेडीज़ है, और उसके बाद अपन अप्लाई कर देते हैं ऑक्लूजन ड्रेसिंग स्किन के ऊपर। ठीक है, आप जनरल पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि भाई इलेक्टिव जो कब करते हैं नॉन मेडिकल रीजन से 39 वीक पे। आइडियल गैप क्या होना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी और सी सेक्शन में 18, मिनिमम 6 हो सकता है, वही मतलब बच्चे दूध पिलाते तब तक। टाइप 1 सीजन सेक्शन के अंदर इमरजेंसी कब करनी है डिलीवरी फेटस के लिए, वो 30 मिनट के अंदर करना पड़ता है। और इमरजेंसी सेक्शन करने के लिए डिलीवरी फेटस के लिए 30 मिनट के अंदर आपको टाइप 1 सीजन सेक्शन के अंदर करना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रीवियस सीजन सेक्शन प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसके अंदर रिस्क ऑफ एबॉर्शन होता है, तो जैसे कि एबॉर्शन
रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं प्रीवियस जगह सीजन सेक्शन हुई है तो, जैसे अबॉर्शन के चांस ज़्यादा होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होगी, प्रीटर्म डिलीवरी के चांस ज़्यादा होते हैं, मॉर्बिडिटी एडरेंट प्लेसेंटा के चांस ज़्यादा होते हैं, यूट्राइन रप्चर के चांस ज़्यादा होते हैं, पीपीएच के चांस ज़्यादा होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि डिलीवरी जो होता है ना केस, डिलीवरी के अंदर प्रीवियस हिस्ट्री अगर सी सेक्शन की है तो कब ना आप लोगों को वेजाइनल डिलीवरी बर्थ की ट्राई करनी है और कब नहीं करनी है, तो ये दोनों अपोजिट चलने वाले हैं। तो एक देख लेते हैं, फिर दूसरा में समझना आसान होगा। एक यहाँ क्वेश्चन था कि क्वेश्चन यहाँ पे था कि ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर कब करना है, तो इसमें रिस्क क्या क्या होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, प्री एक्लेम्सिया, क्लासिकल सी सेक्शन। लेस रिस्क कब होगा, जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट इंसिजन, ट्रांसजेंट इंसिजन देंगे अपन, ट्रांसवर्स होगा ना इंसिजन देंगे तब। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पहले तो मैक्सिमम 2 पास्ट में है तब ट्राई कर लो, मैं बताता तीसरे में ट्राई नहीं करते। इसके अलावा एडुकेट है पहले से होना चाहिए, कोई भी करंट प्रेगनेंसी के अंदर ये सारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ना डायबिटीज़ हो, ना माइक्रोसोमिया, ना पोस्ट प्रेगनेंसी हो। दूसरा, कोई यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए प्रेजेंट प्रेगनेंसी के अंदर, प्रीवियस में हो ड्यू टू ब्रीच वो अलग चीज़ है। ठीक है, इंडिकेशन पास्ट सीजन का क्या हो, नॉन रिकरेंट इंडिकेशन हो, तो जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस है, ब्रीच है, कॉर्ड प्रोलैप्स, ये तो नॉन रिकरेंट है। ठीक है, तो ये अपना तब भी अपन वेजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हायर सेंटर ट्राई करो ताकि इमरजेंसी हो तो सी सेक्शन कर सकते हैं, ब्लड शुगर ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। कोई भी अदर स्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्कार नहीं होना चाहिए, कोई भी हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन रप्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे इम्बेंडिंग यूट्राइन रप्चर, स्कार, डेहिसेस वगैरह का ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, कब कब नहीं करना, यही चीज़ 2 से 2 था पहले, अगर पास्ट में 3 है तो नहीं करेंगे, पहले से यहाँ पे बिगड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड, ये सारी कंडीशन है, सीबीडी भी हो गया इसके अंदर। इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है प्रेगनेंसी में, पहले कॉन्ट्रैक्टेड पहले से रहा है तो रिकरेंट इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड पहले से दे ही नहीं सकते ना, लोअर सेंटर रहा है, मतलब कि छोटे सेटअप में ट्राई मत ही करो। हिस्टेक्टोमी, मायोटोमी, स्कार प्रेजेंट है, क्लासिकल सी सेक्शन किया है तो अपन नहीं करेंगे, क्रॉन्ग डिसीजन नहीं करा है, टी शेप है तब भी नहीं करेंगे, हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन रप्चर पास में तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है प्रीवियस, जैसे मान लो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ये वाली। ठीक है, प्रीवियस अगर मान लो सी सेक्शन है, ठीक है, एंड फीटल डिस्ट्रेस के कारण, और प्रेजेंट प्रेगनेंसी के अंदर ट्विन या PIH है, तब आप कर सकते हो VBAC। ठीक है, चांस ऑफ जो VBAC लेस होती है बट स्टिल 74% कर सकते हो आप। मैक्रोसोमी वहाँ पे अपने करंट प्रेगनेंसी बात करी थी ना, यहाँ पे करंट वाला ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री की बात हो रही है। अब सक्सेस की बात करें, ये कब हो सकता है जब प्रीवियस हिस्ट्री और वेजाइनल डिलीवरी रही है। ठीक है, तो सक्सेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंडक्शन लेवर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है प्रीवियस सीरियस एक्शन के अंदर। मॉनिटर, सब कुछ मॉनिटर करना है, पार्टोग्राफ के तो CTG करोगे, इंडक्शन और लेबर जो करेंगे वो मैकेनिकली फोलिस कैथेटर के थ्रू करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्टेड होता है। ठीक है, और सेकंड स्टेज जो लेबर कम करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी करा के जो यूट्राइन स्कार हुआ है ना उसको मॉनिटर करना होता है हर 30 मिनट के अंदर। अगर टेंडर है तो इम्पेंडिंग यूट्राइन स्कार हो चुका है। ठीक है, अब ये आगे इम्पेंडिंग यूट्राइन स्कार क्या है डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। इम्पेंडिंग यूट्राइन स्कार हमेशा इक्वल होता है स्कार डेहिसेंस, मतलब सेरोसल लेयर यहाँ पे इंटैक्ट है। ठीक है, स्कार डेहिसेंस नॉट इक्वल टू स्कार रैप्चर, क्योंकि यहाँ पे रैप्चर के अंदर सेरोसल लेयर रैप्चर हो चुकी है। ठीक है, इम्पेंडिंग मतलब होने वाली है, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे साइन सिम्टम क्या होगा यहाँ पे इन सब के, तो टैकीकार्डिया चला जाएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमेटोरिया होगा, पर एब्डोमेन करेंगे तो सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस नजर आती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है जो कि एब्सेंट इन स्कार रैप्चर, अगर स्कार रैप्चर होगा तो एब्सेंट होगा, तो ये फर्क होगा ना। ओके, इसके अलावा कोई भी शॉक और फ्ली फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। तो मोस्ट कंसिडर्ड फाइंडिंग क्या होती है, फीटल हार्ट रेट कम हो गया, नॉर्मल है। ठीक है, एंड फीटल टैकीकार्डिया प्रेजेंट है बाद में, फर्स्ट जो फाइंडिंग आपको देखने को मिली है ना। मैनेजमेंट ये है कि VBAC के ट्राई मत करो भाई, बेंडिंग अगर आपको यूट्राइन रैप्चर स्कार हो सकता है ना तो इमीडिएटली सी सेक्शन पे जाओ। अगर VBAC ट्रायल ऑफ स्कार तब करेंगे, बाकी अदर कंडीशन के अंदर। VBAC और ट्रायल लेबर तब नहीं करना जब पेशेंट को CPD पहले से है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन के अंदर। ठीक है, और मिस्ड साइन ऑफ इम्पेंडिंग रैप्चर कब होता है, जब यूट्राइन रैप्चर ऑकर हो चुका है, इम्पेंडिंग साइन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब यूट्राइन रैप्चर हो चुका है तो आपके क्या क्या हो सकता है, एक शॉक प्रेजेंट होगा मैटरनल के अंदर, फ्री फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एक्चुअली इम्पेंडिंग तो फ्लूइड नहीं था प्रेजेंट, पीछे वाले पेज में लिखा था। PA के अंदर क्या था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट नहीं हो रहा है,
फेटल पार्ट सुपरफिशियली है, बट पीवी देखा ना वहाँ पे, तो अपन को ब्लीडिंग भी नज़र आ रही है, हेमेटूरिया भी नज़र आ रहा है, स्टेशन भी लूज़ कर चुका है, बेबी वापस एब्डोमेन जा चुका है। इसके अलावा रेस्टिट्यूशन यहाँ पे मैनेजमेंट होगा। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करो, प्लेसेंटा बेबी दोनों को बचाओ, रिपेयर करो यूट्रस को, अगर पॉसिबल नहीं है तो हिस्टेरेक्टोमी कर दो। तो दिस वाज कंप्लीट अबाउट सी सेक्शन। ठीक है, मेजर टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हम और देखेंगे अदर टॉपिक जो ऑब्स गायनी के हैं। हाँ, 4-5 टॉपिक होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मैं फ़ोटो वगैरह आप लेना चाहो तो इसलिए सब कुछ कन्वीनियंस में कर लूँगा। तो यू कैन रीड बाय पॉजिंग इट, इसलिए फ़ोटो ले रहा हूँ। सो कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।